मैं हूं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेड ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट डॉक्टर शुएब अहमद। और यहाँ पर हम क्यों आए हैं? यहाँ पर हम आए हैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करने। और बात किससे करेंगे? स्टूडेंट से ही बात करेंगे। तालिब इल्मी का जो ज़माना होता है वो हम सब के लिए बड़ा यादगार होता है और बड़ी मेमोरीज़ हम बनाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए, और उन चैलेंजेस से हम किस तरह से डील करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि ओवैस कहाँ हैं, तो ये रहे ओवैस जो कि जाएंगे अवाम में, जाएंगे नौजवानों में और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि उनके इश्यूज़ हैं क्या। अच्छा हुआ आपको याद आ गया कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना आपने जो तमहीद बांधी थी स्टूडेंट्स के लिए, मुझे लग रहा था कि आप अपने तालिबे इल्मी के दौर में वापस चली गई थी। मैं बिल्कुल चली गई थी। हमने आज बात करनी है तालीमी ज़िंदगी के मसाइल। कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। उनके कैरियर की चॉइसेस क्या वो लिमिटेड हैं? अगर वो लिमिटेड नहीं है तो क्या उन्हें आज़ादी है कि वो अपने कैरियर के लिए ख़ुद डिसीजन मेकिंग कर सकें? और फिर जब वो अपना कैरियर बनाने के लिए मार्केट में निकलते हैं तो पाकिस्तान में उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्या उससे वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, ये सारी बातें होंगी। मैं अवाम में निकल जाता हूँ, जैसे मेरा शौक़ है और काम है। आप यहाँ खवास में मौजूद रखें और फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपके हिसाब से, क्योंकि आपने भी ज़ाहिर है जब डॉक्टर बने हैं तो ज़माना तालिब इल्मी से गुजर कर आए हैं, आपके हिसाब से आपके दौर के चैलेंजेस क्या थे और आज के दौर के चैलेंजेस क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए? आज के स्टूडेंट के पास जो थोड़ी सी ज़्यादा लिबर्टी है वो है उनके पेरेंट्स की अवेयरनेस, कि आज का जो माँ बाप है वो कम से कम उस दौर के माँ बाप के मुकाबले में ज़्यादा अवेयर है। उसके पास ज़्यादा डिमेंशंस हैं, बच्चों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे वक्त के मुकाबले में। देखिए, सबसे पहले जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है, एक बच्चा है जो बहुत अच्छा इंटर करता है, बहुत अच्छी उसने मैट्रिक की या ओ लेवल किया, इंटर या ए लेवल बहुत अच्छा किया, अब उसके ऊपर जो सबसे पहले बैरियर लगा दिया गया है वो ओपन मेरिट का ना होना। इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ का पैकेज है सेमेस्टर की 1,20,000 रुपये 8 सेमेस्टर तक कंटिन्यूसली पे करना, और फिर वो इस तरह से पे करना कि आपने डेडलाइन मीट ना की तो आपको इसमें 5,000 और 10,000 ऐड होगा। ये सबसे बड़ा जो दूसरा थ्रेटनिंग फैक्टर है। तीसरा जो सबसे बड़ा थ्रेटनिंग फैक्टर है वो पीयर प्रेशर है, कि वो बच्चे ये नहीं सोच रहे कि मैंने अपना करियर कहाँ लेके जाना है, मेरी क्या एस्पिरेशंस हैं, मेरी क्या ड्रीम्स हैं, चूँकि मैंने उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है जहाँ मेरे दोस्तों ने लिया। फोर्थ जो चीज़ हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही है, और ये मैं बिल्कुल पब्लिकली, चूँकि इसको पूरी दुनिया ने देखना है, हर साबुन बनाने वाले ने यूनिवर्सिटी खोल ली है, हर कपड़ा बुनने वाले ने यूनिवर्सिटी खोल ली है, जिसके पास कोई काम नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन तो रुकनी नहीं है इस मुल्क की खैर से, वो एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसने मल्टीप्लाई होना है। तो हर किसी ने इसका एडवांटेज लेते हुए एजुकेशन में यूनिवर्सिटी खोल के वो बैठ गया, चाहे उसके पास वसाइल है या नहीं, और उसका नुकसान मेरे बच्चों को हो रहा है। ठीक है, अब जो 4 फैक्टर्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं ये तो आप सबने सुने हैं। अब ओवैस की तरफ जाते हैं। ओवैस, ओवर टू यू। आप पूछे कि बच्चों के क्या मसाइल हैं उनसे। मैं आप लोगों से बात का आगाज़ इस सवाल से करूँगा कि क्या आप लोग इस मुल्क के तालीमी निज़ाम से मुतमईन हैं या नहीं? नॉट रियली सेटिस्फाइड, बिकॉज जो बच्चा मेहनत करके या जो बच्चा ऑनेस्टी के साथ अपनी जगह बनाता है और अपने जो भी ग्रेड्स लेता है, चाहे उसकी मेहनत इतनी ना भी हो जितनी बाकियों की हो, लेकिन बिकॉज ऑफ द चीटिंग दैट सो मतलब प्रेवलेंट, जो कि इंटरमीडिएट में भी अगर आप देखें तो बच्चे घर आके बता रहे होते हैं हमारे इन्विजिलेटर ने कहा खुलेआम चीटिंग करो, उन्होंने बुक्स खोलने की इजाज़त दे दी, उन्होंने इतना क्लोजली बिठाया हुआ था कि हम सब आराम से चीटिंग कर रहे थे। सो द वन हु इज़ बीइंग ऑनेस्ट, एंड देन क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम ऐसा है कि उसमें पोजीशंस भी होती हैं एंड एवरीथिंग, सो व्हेन यू सी कि पोजीशन उसकी आई है जिसने चीटिंग करके, चाहे उसने सिर्फ एक सवाल की चीटिंग की हो, लेकिन पोजीशन उसकी आई है जिसने चीटिंग करके वो ग्रेड्स लिए हैं, तो जो ऑनेस्टली उस दौड़ में होते हैं वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बस कहते हैं कि फ़लाँ का बेटा प्री मेडिकल कर रहा है तो तुमने उसके साथ कंपटीशन लगाना है, वो उस पर प्रेशर डालेंगे कि तुमने आगे जाना है तो तुमने मेडिकल ही करना है, इंजीनियरिंग ही करनी है और तुम कुछ देखो ही ना। हाँ, ये जो कंपटीशन का रुझान है ये बहुत ज़्यादा है। किससे कंपटीशन होता है तुम्हारा, और जब होता है तो क्या फील करते हो? कज़न्स वगैरह से होता है कंपटीशन, और यानी उनके ज़्यादा आते हैं मार्क्स तो फिर कंपैरिजन होता है कि आपके कम क्यों हमेशा ज़्यादा आते हैं? जी, हमेशा ज़्यादा आते हैं। और आपको आपके पेरेंट्स क्या कहते थे कि आपने क्या बनना है उनके साथ कम्पीट करते करते? उनके साथ इस तरह नहीं कहते कि आपने यही बनना है, वैसे कंपैरिजन होता था कि मार्क्स वगैरह किसके नंबर तो ले ले फिर बाद में बन जाना। अभी वो नंबर लेने पर ही अटका हुआ है। और कौन था जिसका कंपटीशन रहा है?
मेरे साथ ये होता था कि वैसे फ़ोन बर्थडे वगैरह पे कॉल्स नहीं आनी, लेकिन रिजल्ट वाले दिन कॉल आ जानी कि भाई कितने नंबर है, नंबर है, सारा खानदान शुरू हो जाता है ना आपका। और दूसरा ये कि जब आप एक चीज़ कैरियर अपने लिए चूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने प्री मेडिकल किया था तो मैंने साइकोलॉजी जब चूज़ किया तो हर कोई जो भी आएगा लेके बैठ जाएगा, बेटा आगे क्या करोगे, इस तरह तो ये हो जाएगा, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, कहीं पे देखा है, वो डॉक्टर ही नहीं होता, मतलब कि इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अगर पेरेंट्स आपको, मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डाला था, लेकिन जो मेहमान आ रहा है उसने लेके बैठ जाना है कि भाई फिर भाई अच्छा बेटा ये करो, ये अच्छा ये तो ऐसे था। तो इस वजह से लोग आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने इलाज नहीं सोचा कि रिजल्ट वाले दिन अपना मोबाइल बंद करके बैठ जाए? नहीं कोई कुंडी लगा के घर पे लिख दें कि आज घर पे नहीं है हम लोग। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ ये हुआ कि बेसिकली ओवरऑल तो हर बात जो हम लोग आपस में करते हैं उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर घर वालों की तरफ से कंपैरिजन आता है कि फ़लाँ का बेटा ये कर रहा है तो तुम भी ये करो, वो इतने अच्छे मार्क्स ले रहे तो तुम क्यों नहीं ले रहे। बाकी मामलात में घर वाले दखल नहीं देते? बाकी मामलात में नहीं देते, लेकिन एजुकेशन में स्पेशली वो कहते थे कि आप लोग उनके साथ उन जैसे क्यों नहीं हो, तो वी हैव आवर ऑन लाइफ, तो हम लोग उसकी तरह नहीं बन सकते, तो इस वजह से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, एफएससी में फर्स्ट ईयर में मैं फ़ेल हुई, सेकंड ईयर में मैं फ़ेल हुई, यहाँ पे आके आई एम टेकिंग रियली गुड ग्रेड्स क्योंकि मुझे मेरा इंटरेस्ट मिल गया यहाँ। और आपका इंटरेस्ट क्या है? मीडिया। ये बात यानी फेल होने से डरना नहीं है, फेल हो सकते हो, बस गिर कर संभलने का हौसला होना चाहिए। ये ना हो कि गिरते चले जाओ। आपके साथ हुआ क्या इशू? मेरे साथ एज सच मुझे पेरेंट्स ने प्रेशराइज़ नहीं किया, लेकिन मुझे जो इशू हुआ था ए लेवल्स के बाद वो ये था कि मैं खुद बहुत इंडिसाइसिव थी और मेरे पास कोई था नहीं जिससे मैं जाके पूछ सकूं, क्योंकि मैं उस टाइम कोई साइकाइट्रिस्ट ढूंढ रही थी जो कि मुझे काउंसिल करे, और उस टाइम कोई साइकाइट्रिस्ट ऐसा था नहीं कि जो जिससे जाके मैं डिस्कस करूँ, कि मैं खुद ही इंडिसाइसिव हूँ। आप डबल माइंडेड थी? मैं डबल माइंडेड। किन फील्ड्स के दरमियान डबल माइंडेड? बिल्कुल, मैं मीडिया के और मैं साइकोलॉजी के दरमियान डबल माइंडेड थी और मुझे कोई काउंसिल करने वाला नहीं था। डिसीजन मेकिंग कैसे की? पुगम कर ली, पर्चियाँ डाल ली? नहीं, मुझे एडवर्टीजमेंट में शुरू से इंटरेस्ट था, तो उसी से मुझे फिर इसका भी शौक हो गया। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे क्लास फेलोज थे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद छोड़ के चले गए। ये पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है डॉक्टर साहब ने सुने। डॉक्टर साहब से अब चाहते हैं कि हम पूछें कि कुछ आपने 2-3 मेन पॉइंट सुने। एक, काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स को, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, पता नहीं पाकिस्तान में कब शुरू होगा। काउंसलिंग की ज़रूरत फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट से ज़्यादा 9th के बच्चों को, क्योंकि एक्चुअली 9th है जहाँ से डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि हमारे ये कि वो भेड़ चाल है, सबने मैट्रिक में साइंस पढ़नी है, फिर उसके बाद अपने करियर डिसाइड करना है। तो एक तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक लेडर नीचे जाके 9th 10th में अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाएं, खुद भी करें। हमारे यहाँ नहीं है इदारे, इस्टेब्लिश फैक्टर है। एक बात हुई ना पेरेंट्स के फ्रेंडली होने की, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बाप होने की हैसियत से कह रहा हूँ, जाके किसी वक्त अपने वालिद के साथ थोड़ा सा तसल्ली के साथ अच्छे माहौल में बैठे और उनसे आज के दिन सबसे बड़ा प्रेशर अगर आप पूछे ना कि उनको इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपकी फीस का पहले इशू खड़ा करेंगे, बाद में बाकी बातें होंगी। आप में से कितने ऐसे हैं जो कि अपनी फीस खुद दे रहे हैं? मैं बेसिकली फोटोग्राफी करता हूँ, उसके थ्रू मैं अपनी फीस जमा। फोटोग्राफी करके पैसे कमा रहे हैं? जी, मैं जॉब करता हूँ फाउंडेशन हॉस्पिटल में। फाउंडेशन हॉस्पिटल में जॉब करके क्या पॉसिबल है हर एक के लिए कि वो जॉब करके और साथ साथ पढ़ाई भी करे और साथ साथ जॉब भी करे और पैसे कमाए और फीस दे? मुझे लगता है कि वैसे तो पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली अगर मैं एज अ फीमेल बात करूं तो मुझे ये इजाज़त इस टाइम पे नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मैं जॉब सर ऑब्वियसली आपको आपके घर वाले इस टाइम पे इजाज़त नहीं दे रहे होते कि आपने अभी तक 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन तक नहीं की, तुम्हारे पास डिग्री तक नहीं है, इस वक्त जाके तुम किस तरह का जॉब करोगी। यहाँ पे एक और पॉइंट रेज होता है, और वो ये है कि अगर लड़की बेटी फीमेल अगर है और वो जॉब करना चाहती है और पेरेंट्स को कहीं सपोर्ट करना चाहती है, तो उसको पेरेंट्स ये कह देते हैं कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो। आई वॉन्टेड टू हैव अ जॉब, लाइक इस टाइम पे भी मैं अपना करियर परसू कर रही हूँ, डिग्री ले रही हूँ, लेकिन मैं आई वॉन्टेड टू डू अ जॉब टू नॉट टू सपोर्ट माई पेरेंट्स, बट आई wanted to, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने नहीं अलाउ किया। they do not allow। क्या मिल भी जाती है डिग्री के बगैर हमारे मुल्क में? People like us, they usually work at call centers जिनके पास अभी प्रॉपर डिग्री नहीं होती है, और इस तरह से
तो वो भी नहीं अलाउ होता है, कुछ भी नहीं। तो अगर डिग्री के बगैर जॉब नहीं मिलती तो इसका मतलब है कोई स्किल डेवलप कर लें, जैसे फोटोग्राफी की स्किल है उस स्किल को यूज़ कर लें। मैं समझता हूँ कि डिग्री के बाद भी हमें जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो हमसे डिमांड करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपको प्रैक्टिकल वर्क क्या आता है। और अगर थ्रू आउट हम डिग्री देखा जाए तो 70% हमारा जो वर्क होता है वो थ्योरेटिकल होता है और 30% जो है प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो इस वजह से ये भी एक इशू है। जो इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं अब तो मैम ने कहा इंटर्नशिप की बात की, तो मेरा इधर इस्लामाबाद पिंडी में बहुत कम लोग जानने वाला है। विदाउट रेफरेंस आपको इंटर्नशिप भी नहीं मिलती और जॉब भी नहीं मिलती। रेफरेंस तो बाहर मुल्कों में सिफारिश चाहिए भाई, सिफारिश। बाहर मुल्कों में भी आपकी सीवी के नीचे आपने नंबर देने होते हैं, नाम देना होता है, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2। ये पाकिस्तान का अलमिया नहीं है, ये दुनिया का अलमिया है। जब आपके पास गुड ग्रेड्स होंगे, आप इतने स्किलफुल होंगे, तो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेफरेंसेस की। तो हम अपने आप को क्यों नहीं ब्लेम करते कि हमारे पास, हम क्यों नहीं ब्लेम कर रहे अपने आप को कि हमारे पास अगर गुड ग्रेड्स होंगे तो हमें मिल जाएगी जॉब। हम दूसरों के ही हमेशा ब्लेम करते हैं। आप फैकल्टी में या स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट होकर स्टूडेंट के खिलाफ आपके तो दोस्त आपको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कर दिया आपने? कहते हैं कि ग्रेड्स मैटर नहीं करते या मैटर करते हैं, क्योंकि ग्रेड्स तो होते ही टीचर के हाथ में है। कोई टीचर पर्सनल ग्रेजेस या फेवरेटिज्म की बेसिस पर आके स्टूडेंट को ग्रेड नहीं देते, तो वहाँ पे उस बच्चे की क्रिएटिविटी उसके पास ही रह जाती है। तो यहाँ पे फिर इसका क्या काम? समटाइम होता है ऐसा, ह्यूमन फैक्टर होते हैं। लेकिन मैं इसकी ना एक आसान सी डेफिनेशन टीचर की करता हूँ कि अगर वो हकीकी मानों में टीचर है, कोई शख्स, मैं खुद उस्ताद हूँ ना, मुझे पता है, अगर वो टीचर है तो फिर ना वो जेंडर बाइस होगा, ना वो ग्रेड बाइस होगा, ना वो फेवरेटिज्म का। अगर वो टीचर है और जो शख्स ऐसा करता है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको बाय ऑल मीन टीचर कहलाने का कोई हक हासिल नहीं। कितने लोगों के लिए ग्रेड मैटर करता है? आपको लगता है कि ग्रेड अच्छा नहीं आएगा तो आगे नौकरी नहीं मिलेगी? और कौन है ऐसे जो ये समझते हैं कि ग्रेड अगर अच्छा नहीं भी होगा मैं इतना काबिल हूँ कि मुझे नौकरी दे देंगे? अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड्स की ज़रूरत क्यों होती है? मतलब आप फील्ड में जाते हैं तो लोग आपको पहले आपके ग्रेड्स, आपकी सीवी देखते हैं, जीपीए पूछते हैं, आपका जीपीए देखते हैं कि आप कितने मतलब टैलेंटेड थे, कितने आपके नंबर्स आते थे, या कितना रट सकते थे आप रट के इम्तिहान दे सकते थे। हाँ, ये भी तो होता है, ये देखा जाता होगा। क्योंकि मोस्टली जो न्यूज़ एंकर बनते हैं दे हैव टू, मतलब कि वो उनको याद भी करना पड़ता है बात चीज़ें। नहीं, वो प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ आ रहा होता है, लेकिन बाद में वो कुछ करनी पड़ जाती हैं याद। अच्छा, तो पहले वो सीवी, पहले आपका इंप्रेशन जाता है, सीवी कम हो, मीडियोकर एवरेज किस्म का हो तो, लेकिन उसके पास स्किल्स बहुत हो और एक तरफ एक टॉपर है, बहुत जबरदस्त नंबर्स वो जो होते हैं, जो आपको हायर करते हैं, वो पहले आपकी सीवी से आपको जज करते हैं। वो बेस्ट पर्सन्स लाना चाहते हैं, वो बेस्ट, मतलब जो जिनके पास बेस्ट ग्रेड सबसे हाईएस्ट हो, वो उन्हीं को पहले प्रेफर करेंगे। आपके ख्याल में ग्रेड? अच्छा, अभी जितने लेटेस्ट सर्वेज हो रहे हैं इंटरनेशनली, दुनिया जहाँ पर जा रही है, पाकिस्तान की बात हम नहीं करें, बाहर अब स्किल बेस्ड जॉब्स की तरफ ज़्यादा हो रहा है और ग्रेड बेस्ड की तरफ नहीं हो रहा। तो दुनिया अब ग्रेड्स को छोड़कर लेकिन स्किल्स की तरफ जा रही है। हम अभी ग्रेड्स का रोना रो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग ओएस की बात सुन के एग्जाम्स में पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि ओएस ने कहा था कि ग्रेड नहीं चाहिए। अभी एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 1 मिनट के लिए सिर्फ जरा प्लीज सुनिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर पे लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी होने की वजह से ना, जब कोई ऐड आता है, मैं अभी रिसेंटली, मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं आपको उनका रेफरेंस दे देता हूँ कि हुआ क्या है। मैंने जब उनसे पूछा कि जी आपका क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने कहा जी हमने चूँकि हमारा स्कैनर सबसे पहले हमने कुछ अपने क्राइटेरिया डिफाइन किए हुए हैं जिसके मुताबिक हम उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। हमारा स्कैनर सबसे पहले फर्स्ट रो में उन लोगों को उठाएगा जिसके ग्रेड। आप ये कह रहे हैं कि अगर बिल गेट्स यहाँ पर पढ़ाने के लिए आएगा तो उसके बाद डिग्री नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, जबकि दुनिया में वो सब कुछ करता है। तो ये निजाम की खराबी हुई ना, आपके सिस्टम का डिलेमा। जहाँ तक ग्रेड्स और स्किल की बात है, तो स्किल आपके पास पहले आपको प्रूव करना होता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। इफ यू आर प्रूविंग योरसेल्फ राइट, तो फिर ऑब्वियसली बात है ग्रेड्स ऑटोमेटिकली पूरे होते जाएंगे बकेट में। आपको क्या लगता है कि आप जब यहाँ से पढ़कर निकलेंगे तो आपके टैलेंट की इस माशरे में कदर होगी या नहीं होगी? अच्छा, टैलेंट की कदर होगी अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो आप जहाँ पे भी जाएंगे वो आपको ज़्यादा देर आप वहाँ पे टिक नहीं सकते। यानी आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, तो लोग कदर करने पर मजबूर हो जाएंगे। कल रात की या परसों की मैं किसी न्यूज़ चैनल में ये देख रहा था कि एक 8वीं जो फेल है, 8वीं क्लास का एक फेल बंदा, उसने एक जहाज़ में खास बनाया था और उसने जब उड़ाया तो उसी टाइम उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी। ठीक है, तो ये सवाल है कि टैलेंट की कदर यहाँ पे नहीं है। जब हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो कुछ और माजरा होता है। टैलेंट कम्स विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। एविएशन के कुछ रूल्स हैं, आप बगैर परमिट के जहाज़ नहीं उड़ा सकते। आज और अगर आप जहाज़ उड़ाएं
और वो किसी आबादी पे गिर जाए तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल उसका टैलेंट होगा या पुलिस होगी जिसने एक्शन नहीं लिया। कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स एक अच्छी कैरियर चॉइस हो सकती है? अगर तो पाकिस्तान में देखा जाए तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि हमने इस नाम को इतना गंदा कर दिया है और नापाक कर दिया है कि एक बहुत पाक नाम है। किसने किया गंदा? हमारे सोसाइटी ने कर दिया और हमारे पॉलिटिशियंस ने कर दिया। हाँ। इस बात अगर तो हमारी बात की जाए तालीमी निज़ाम की, तो हमारा एक आम सा बंदा है जिसकी मैट्रिक की जो डिग्री है वो भी जाली है। जाली डिग्री के बलबूते पे हम उन लोगों को वोट देते हैं और वो आकर हम पढ़े लिखों के ऊपर आके रूल करते हैं। अच्छा, मैं पॉलिटिक्स में जाना चाह रहा था, लेकिन जब से मैं आया हूँ मीडिया में इसीलिए आया हूँ कि मैं आगे पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन पॉलिटिक्स के नाम को इतना गंदा कर दिया गया है कि हर बंदा जो कहते तुम पॉलिटिक्स में जाओगे वहाँ तो सारे चोर बैठे हैं, वहाँ तो सारे डकैत बैठे हैं, वहाँ तो सारे बैठे, तो वो उल्टा आपके माइंड को जो है वो अप्रिशिएट करने बजाय वो ख़राब कर रहे होते हैं। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ। ठीक है आपकी कोई मतलब वहाँ पे दो भाइयों ने भी बात की, नहीं बिल्कुल नहीं, दो भाइयों ने भी बात की कि पॉलिटिक्स को जो है ख़राब किया गया है। हम लोग जब इकोनॉमी को पढ़ते हैं कि 1947 से अब तक हमने क्या किया और चाइना ने क्या किया है, तो इट विल बी नॉट रॉन्ग टू से कि हर कंट्री की इकोनॉमी उसकी पॉलिटिकल पॉलिसी इंक्रीज़ करती है। तो हमारी पॉलिटिक्स को गंदा किया गया, एक ये बैड इसका पॉइंट है। और दूसरी चीज़ अक्सर बोली जाती है कि जब कोई चीज़ आपको बुरी लगती है या तो उसको बियर करो या ऐसी पोजीशन अर्न करो कि उसको चेंज करो, तो मैं वो चेंज करूँगी। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, आप सब ने भी वक्त निकाला, आप लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए हम आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। इसी तरह हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते रहेंगे, आपके भी इशूज़ उठाते रहेंगे, आपसे उस पर राय लेंगे और हमारे साथ होंगे हुकूमती नुमाइंदे भी आइंदा आने वाले दिनों में, और उनसे भी हम बात करेंगे, आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे डायरेक्टली उन तक और उनकी आवाज़ पहुँचाएंगे आप तक। यही हमारा मिशन है।